नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मैं आपके साथ कमल कौशिक। सबसे पहले बड़ी खबर में एक बड़ी ही खबर की बात कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका, केवल ढिल्लों शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस के आधा दर्जन यानी कि लगभग 6 के करीब से ज्यादा कद्दावर नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी ज्वाइन करवाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके आज पंचकुला चंडीगढ़ में कार्यक्रम है और पंजाब कांग्रेस के कुछ नेता पंजाब का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। पंजाब के ऐसे कई पूर्व मंत्री भी हैं जो अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर पंजाब में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। राजकुमार वेरका जो अपने आप में एक बड़ा सिपाही कांग्रेस का कहते थे, हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब उन्होंने बीजेपी में आस्था जता दी है। तो बिल्कुल, सुनील जाखड़ से शुरू हुआ ये सिलसिला लंबा चलने वाला कि आज कई नेता शाह की अगुवाई में बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अनिल मोर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, क्या कार्यक्रम रखा गया है और क्यों राजकुमार वेरका बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे की? क्या सुनील जाखड़ का भी बड़ा हाथ लग रहा है? क्योंकि सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल होते हैं, उसके बाद ये खबर आती है कि एक और झटका पंजाब में कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल, अगर अमित शाह के कार्यक्रम की बात करें, 3 बजे जो पंजाब बीजेपी का पार्टी दफ्तर है चंडीगढ़ में, वहां पर अमित शाह को जाना है। इस दौरान कई कांग्रेस के नेता आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कई नेता अमित शाह की अगुवाई में शामिल होंगे। इन नेताओं के अगर नाम की बात करें, इनमें पूर्व मंत्री भी है, सुंदर श्याम अरोड़ा है, गुरप्रीत कंगड़ है, राजकुमार वेरका है, बलबीर सिद्धू है, केवल ढिल्लों है। ये कई नाम सामने आ रहे हैं। करीब आधा दर्जन नेता आज बीजेपी में ज्वाइन। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई है, फिर उसके बाद कांग्रेस में गुटबाजी भी देखी गई है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला चल रहा है। पिछले दिनों कमल दिल्ली में सुनील जाखड़ जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब के, वो शामिल हो गए। उसके बाद से लगातार कई नेता कहीं ना कहीं अलविदा कह रहे हैं कांग्रेस को। और कहीं ना कहीं यूं भी कह सकते हैं कि सुनील जाखड़ का भी एक बड़ा रोल हो सकता है नेताओं को बीजेपी में ले जाने का, क्योंकि सुनील जाखड़ पंजाब के कद्दावर नेता हैं, पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी कई नेता आज बीजेपी में शामिल होते दिखाई देंगे। अनिल, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि बीजेपी पंजाब में तो सत्ता में नहीं है और दूसरा चुनाव भी करीब नहीं है। फिर बीजेपी को चुने जाने के पीछे क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा ही अगले चुनाव की तैयारियां करती रहती है। भले ही पंजाब में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद 2024 तो है ही। बीजेपी तो अभी से 2024 की तैयारी कर रही है, पंजाब के लिए अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भविष्य के लिहाज से अपने आप को पंजाब में मजबूत कर रही है। भले ही पंजाब में बीजेपी के पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य में बीजेपी मजबूत हो, एक चाहे सत्ता में आए चाहे विपक्ष की भूमिका में आए, लेकिन जो बीजेपी का जो ग्राफ है पंजाब में बढ़े, तो इसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो दूसरे दलों के नेता उनको तोड़ने का काम चालू है। बिल्कुल अनिल मोर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी आपने दी। तो पंजाब चुनाव से पहले शुरू हुआ कांग्रेस के कमजोर होने का सिलसिला आगे बढ़ेगा। अब कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और सबसे अहम बात ये भी है ज्योति अपने आप में कि कांग्रेस के वो नेता हैं जो कांग्रेस के साथ मुश्किल वक्त में खड़े थे, लेकिन आज और भी ज्यादा मुश्किल वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन आज उन्होंने ये फैसला किया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और अनिल मोर ने जो बात कही कि सुनील जाखड़ की बड़ी भूमिका हो भी सकती है अगर ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े नेताओं में शुमार इनका नाम है कांग्रेस पार्टी में जब पंजाब में इनकी बात होती है। बिल्कुल, अब राज्यसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया है कि अभय सिंह चौटाला अपना स्टैंड क्लियर करें। तो अभय को लेकर उनकी ओर से बयान दिया गया। कार्तिकेय शर्मा को हुड्डा की नसीहत भी है, विधायकों से वोट मांगनी है तो रायपुर चले जाएं, ये उन्होंने बात कही है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा कटाक्ष है कि आप संपर्क कर रहे हैं और अगर आपको वोट चाहिए कांग्रेस के विधायकों की, आप रायपुर क्यों नहीं चले जाते? अभय चौटाला को लेकर भी कह दिया गया कि स्टैंड क्लियर करें कि निर्दलीय के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट करेंगे। लेकिन एक बात तो कहनी होगी जाहिर तौर पर ज्योति की एक तंज भी कसा गया है और कार्तिकेय शर्मा पहले भी कह चुके हैं कि वो संपर्क साध रहे हैं, इसलिए हुड्डा ने ये जरूर कटाक्ष किया होगा। चलिए, दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। दिनेश, क्या कुछ कहा गया भूपेंद्र हुड्डा की ओर से? चूंकि अभय चौटाला को नसीहत दी गई है कि आप क्लियर कर दें आपकी स्थिति। दूसरा, कार्तिकेय शर्मा पर भी कटाक्ष किया गया है कि कांग्रेस के विधायकों की अगर वोट मांगनी है तो आप रायपुर क्यों नहीं चले जाते? बिल्कुल, देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जमकर जो है इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर बरसे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने
किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया था और उसके बाद में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और किसानों की वोट मांगी थी। तो अब अभय सिंह चौटाला को क्लियर करना चाहिए कि वो अपना वोट भाजपा को देंगे या फिर कांग्रेस को। कहीं ना कहीं सीधा निशाना जो अभय सिंह चौटाला को लेकर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है। इसके अलावा जो कार्तिकेय की बात आपने की है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि अगर कांग्रेस की उन्हें वोट चाहिए तो वो जो विधायक रायपुर गए हुए हैं ट्रेनिंग पर, उनसे जाकर वो मदद ले सकते हैं। दिनेश, अमूमन भूपेंद्र हुड्डा किसी नेता का नाम लेकर या व्यक्तिगत कोई कमेंट या बयानबाजी नहीं करते थे, बचते हैं इससे, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह के बयान देना, ये कहीं ना कहीं संकेत तो इस बात के दे रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को भी डर तो है, आशंका तो है क्रॉस वोटिंग की। बिल्कुल, देखिए क्रॉस वोटिंग का बिल्कुल डर है और इसमें जो 2 पॉइंट जो निकलकर सामने आए हैं, जो अभय सिंह चौटाला पर उन्होंने निशाना साधते हुए क्लियर भी ये करवाया है कि वो अपना स्पष्टीकरण दे कि वोट किसे डाल रहे हैं ताकि जनता को भी पता चले। इसके अलावा जो कुलदीप बिश्नोई है उसको लेकर भी कल शाम को उन्होंने बयान जारी किया था। तो ये दोनों ही निशाने पर रहे हैं। हालांकि उन्होंने शाम को कुलदीप बिश्नोई को लेकर ये जरूर कहा था कि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जो भी विधायक वोट करे वो अंतरात्मा की आवाज सुने, तो उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि जो व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता तो फिर उसे भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और जी दिनेश, काफी महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है। बलराज कुंडू को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो अपना वोट किसे देंगे। इसको लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा से कोई सवाल पूछा गया या उनका कोई जवाब आया? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का बयान काफी अहम भी हो जाता है इस मामले में अगर वो अपील करते हैं तो। बलराज कुंडू ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं के फोन भी उनके पास आए हैं, तो कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, देखिए हमने उनसे इसको लेकर भी सवाल किया था। तो जैसे ज्योति ने कहा कि अक्सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी का नाम लेकर जो है बयानबाजी नहीं करते हैं, तो आज जो सारा फोकस रहा है वो केवल अभय सिंह चौटाला के ऊपर रहा है और जो बलराज कुंडू है उनको लेकर उन्होंने कोई बयान फिलहाल नहीं किया जी। और दिनेश, इतना ये भी साफ है कि परीक्षा तो सबसे बड़ी भूपेंद्र हुड्डा की है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उनकी पसंद के हैं, उनके खेमे के हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी उन्हें अपने खेमे के मिलेंगे, राज्यसभा सांसद उनके बेटे हैं और खुद वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अब अजय माकन भी कहीं ना कहीं केवल हम कह सकते हैं कि सुरजेवाला को राजस्थान भेजा गया, तो इसमें भी उनकी चॉइस कहीं ना कहीं चली है। अभय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार सर, भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि अभय चौटाला क्लियर करें अपना स्टैंड कि राज्यसभा में वोट किसे करेंगे, निर्दलीय को या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पहले आप ये पूछो, वो ये बताएं कि पिछले राज्यसभा के चुनाव में जी जो सही कांड हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेवार था? आपने क्या अपनी पार्टी का जो आदेश था उसकी पालना करी? आप आज की तारीख में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा खेल करने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। ये केवल नाटक है। ये हमेशा जो चीज कहते हैं उसके उल्टा करते हैं जी। ये हर हालत के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए कोई भी नया गेम कर सकते हैं। ठीक है। मेरा स्टैंड पहले भी बहुत क्लियर था जी और आज भी बहुत क्लियर है। मैं इसकी तरह दोगले काम नहीं करता। बिल्कुल, आप बेबाक ढंग से अपनी बात रखते हैं। दूंगा, मेरी पार्टी जो फैसला करेगी मैं चौटाला साहब से मिलूंगा, बताऊंगा, ठीक है सर। अच्छा, आप सर मैं आपको रोक रही हूँ, एक और सवाल आपसे। अभय चौटाला जी, आपके सामने विकल्प केवल 2 हैं। एक जो उम्मीदवार हैं आप कह सकते हैं जेजेपी समर्थित हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के बचे विधायक भी उनको जाएंगे, हालांकि ऐलान नहीं हुआ है। दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो दोनों की ऑप्शंस हैं आपके पास। संभावना कुछ हम जान सकते हैं, आपके कार्यकर्ता जान सकते हैं कि इनमें से अगर चुनने का? जी, हमारी पार्टी की बैठक हुई थी 1 तारीख को और उस बैठक के अंदर ये फैसला हुआ था कि पीएससी की मीटिंग करेंगे 10 तारीख से पहले। मैंने 9 तारीख को चंडीगढ़ में पीएससी के लोगों को बुलवाया है जी। हम बैठ करके इस पे विचार करेंगे और मैं 9 तारीख को अपना निर्णय दे दूंगा कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। अभी जी एक सवाल है मेरा, मैं कमल कौशिक बोल रहा हूँ। अंतिम सवाल है हमारा आपसे। जैसे जेजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय चौटाला ने यह साफ कर दिया था कि कार्तिकेय शर्मा के साथ वो खड़े हैं, उनको समर्थन करते हैं,
तो आप कह रहे हैं कि 9 तारीख को आप भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे किसे आप वोट देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एंड स्पष्ट। मैं कोई चीज छुपाऊंगा थोड़ी, क्यों जी। छुपाऊंगा? किस लिए छुपाना है मैंने? जी किसने अपना वोट बेचा जी, वो भी बता दूंगा। लेकिन संदेश तो दूर तक जाएगा अभय चौटाला जी, संदेश क्या दूर तक संदेश? जाएगा। आप किसे वोट क्या करेंगे, आपके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी, क्या आप सरकार से जुड़े मेरा उम्मीदवार के साथ गए या राजनीतिक कांग्रेस के भविष्य साथ? ये लोग तय करेंगे या मेरा राजनीतिक भविष्य कोई चैनल तय करेगा? मेरा राजनीतिक भविष्य हरियाणा की जनता ने तय करना है। बिल्कुल। हाँ, मैं किसी अच्छा, के इस सारे से थोड़ा ही आगे बढ़ूंगा कि मेरा राजनीतिक भविष्य फलाने आदमी के हाथ में। ठीक है। ठीक है। मेरा राजनीतिक भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, मैं उसी पार्टी में रह करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, लेकिन संदेश तो इस बात का जाएगा, चूंकि आप महत्व रखते हैं हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा की नजरें ये आप पर फैसला हैं। पूरे जी। हरियाणा के लोग सराहना करेंगे। अच्छा, तो हरियाणा के लोग तारीफ करेंगे आप जो भी फैसला लेंगे? बिल्कुल, मेरा फैसला ऐसा ही होगा जिसपे लोग सराहना करेंगे। अभय जी, व्यक्तिगत तौर पर बता सकते हैं आप किसे कर सकते हैं वोट? पार्टी की अलग बात है। मैंने कहा ना 9 तारीख को ठीक पार्टी है। का फैसला जो होगा ठीक है, वो करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभय चौटाला जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक अहम बात कही कि 9 जून को इनेलो और अभय चौटाला ये क्लियर कर देंगे कि वो किसे वोट डालने जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल। वोटिंग से ठीक पहले एक्सक्लूसिव ये बयान खबरें अब तक पर सामने आया है अभय चौटाला का। भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा वो आप सुनिए, और बयान तो आपने पलटवार भी सुन लिया बार के बाद, लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा था वो भी तो आपको 2016 की बात करें, उसका जिक्र कर गए हैं अभय चौटाला की। 2016 में जब आर के आनंद इनेलो के उम्मीदवार थे, समर्थन कांग्रेस की ओर से दिया गया था। कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ कौन गया था, इस बात को लेकर भी सवाल होना चाहिए। तो ये निशाना साधा गया है। साथ ही एक बात ये भी कह दी गई है कि वो क्लियर चलेंगे एकदम से, वो स्पष्ट करेंगे, वो जो कहेंगे, जिसे कहेंगे उसे वोट करेंगे। लेकिन ये नहीं कि कहा किसे और वोट किसे किया, ये नहीं करेंगे। अपने जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और ओम प्रकाश चौटाला जो कहते हैं उसके आधार पर वो अपना फैसला लेंगे। और कमल बलराज कुंडू की ओर से भी कहा गया है कि वो 9 जून को ही बताएंगे, और ये अभय चौटाला की ओर से हमारे चैनल पर कहा गया है कि वोटिंग से एक दिन पहले वो क्लियर कर देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की ओर से क्या कुछ नसीहत दी गई थी अभय चौटाला को, वो भी आपको सुनवाते हैं। चौटाला भी एक अलग से एमएलए है, तो भाई वो फैसला तो कर नहीं पा रहे, वो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी के साथ है, उनका तो कोई उम्मीदवार नहीं, तो वो बताएं वो वोट देने जाते हैं तो इसका मतलब एक को वोट देंगे, वो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को। बीजेपी जब इनका चुनाव था जब तो किसानों से वोट मांग रहे थे, ये किसान यूनियन की मदद करने जा रहे थे। अब वो फैसला करें, फैसला करके बता दें, या किसी को भी नहीं देंगे, जो भी फैसला वो बताएं। संकोच क्या है उनको फैसला सुनाने में? मेरा फैसला है ना, कांग्रेस का मेरा उम्मीदवार है, वोट दूंगा, तो उसको वो फैसला करें। नेता है यार, मतलब अपने आप को कहते हैं मैं विकल्प बनाने की तैयारी करें, अपना फैसला नहीं बता पा रहे हैं, बताएं। तो क्या आपने बात की है उनसे कि अपने पक्ष में मत? मैं क्यों बात करूँ, उम्मीदवार बात करेंगे। हाँ, तो कई बड़ी बातें कह दी गई हैं। साथ ही कहा गया कि मैं बात क्यों करूं, उम्मीदवार बात करेंगे, यानी जो उम्मीदवार थे अजय माकन कांग्रेस के, वो बात करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव के लिए आप जानते हैं 10 जून को वोटिंग होनी चाहिए। और पार्टी से नाराजगी के बीच कुलदीप बिश्नोई अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालूंगा। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले 2 बड़े राज्यों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। साथ ही चुनाव तक किसी को ये नहीं पता कि सीट किसकी झोली में गिरेगी। हरियाणा में सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस को है, जहां पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसी बीच अब पार्टी के नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि जो उनका मन कहेगा वो राज्यसभा चुनाव में वही करेंगे। वहीं राज्यसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर अब कुलदीप बिश्नोई से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसे लेकर मैंने फैसला नहीं किया है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा, किसी के कहने पर वोट नहीं दिया जाएगा। जहां भी त्रिशंकु होती है वहां भाजपा को फायदा होता है, किसी के दबाव में आकर वोट नहीं करूंगा। बिश्नोई ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात होने तक मैं कांग्रेस के किसी मंच पर नहीं जाऊंगा। वहीं विवेक बंसल की अगुवाई में विधायकों का परीक्षण शिविर चल रहा है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन भी रायपुर पहुंच चुके हैं।
आज की एक और अहम खबर की बात करेंगे। हरियाणा को जल्द ही अपना नया विधानसभा भवन मिल सकता है। बिल्कुल, हरियाणा की सीएम और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने साइट का मुआयना किया है। नए परिसर के लिए अब 10 एकड़ की जो साइट है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। तो चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन रोड और आईटी पार्क के बीच साइट चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से दी गई है। एक ऑप्शन के तौर पर अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और हरियाणा विधानसभा स्पीकर साइट का मुआयना करने पहुंचे। हालांकि एक लेटर अभी चंडीगढ़ प्रशासन को भेजा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात भी कही थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि जब साइट का मुआयना किया उसके बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से क्या कुछ कहा गया, जानिए विस्तार से। मीडिया को लेकर के भी लगा कि आज के बदले हुए समय के अंदर जो ये विधानसभा बनी थी 1966 से लेकर के अब तक, मीडिया बंधुओं की संख्या बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और सबसे बड़ी बात, जब हमारी विधानसभा की कमेटियों की बैठकें हैं, उनको पर्याप्त बैठकें करने के लिए भी स्थान नहीं है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा था और उसके पश्चात एक पत्र हमने ऑनरेबल स्पीकर जो हमारे लोकसभा के हैं उनको भी लिखा। फिर एक पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी, जो मैंने लेटर लिखा था उसके संदर्भ में डीओ उन्होंने भी लिखा कि भी हाँ इस बात की आवश्यकता है। तो वो स्पॉट विज़िट करके हम आए हैं और मुख्यमंत्री जी की भी उसमें मुझे सहमति नज़र आई कि भी ये जो प्लॉट है या ये 10 एकड़ जो लैंड है ये विधानसभा के लिए ठीक रहेगी। आई बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में एक स्कूल संचालक को धमकी मिली है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। ये जानकारी शुरुआती तौर पर इस पूरे केस में मिली। तो गुरुग्राम के फरूख नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन पुलिस मामले की जांच करेगी कि वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी सदस्य ने यह धमकी दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। गुलशन, शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा, जिनको धमकी मिली उनकी ओर से क्या जानकारी दी गई है और पुलिस ने 506 के तहत मामला भी दर्ज किया है। इस मामले में और क्या जानकारी आपके पास? देखिए कमल, गुरुग्राम के फरूख नगर का रहने वाला है जो कि स्कूल संचालक है, जेपी यादव इसका नाम है, जिसको फोन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है धमकी दी है और सोमवार को स्कूल संचालक को उठा लेने की यहाँ पर धमकी दी गई है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है आईपीसी की धारा 506 के तहत। दरअसल जिस तरह से अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाले की हत्या के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता सामने आ रही है और अब जाकर गुरुग्राम में फिर एक स्कूल संचालक को धमकी देना अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने जो जेपी यादव है स्कूल संचालक, उसके बयान पर जो है मामला तो जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन जेपी यादव स्कूल संचालक जो है उनका ये कहना है कि उन्हें एक फोन आया था और फोन पर उन्होंने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था और अपना नाम कुलदीप बताया था और ऐसे में उन्हें सोमवार को उठा लेने की धमकी ठीक है, ये धमकी दी गई थी। अच्छा गुलशन, अभी तो जांच का विषय है कि जो धमकी दी गई है या लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दी गई है उसकी गैंग की ओर से नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि हरियाणा में भी इन दिनों क्राइम काफी बढ़ गया कि धमकी देने के मामले, रंगदारी के मामले, लूट के मामले, हत्या के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल ज्योति, क्योंकि गुरुग्राम में भी जो हम कहें कि बदमाशों का बोलबाला सबसे ज्यादा है और यहाँ पर भी गैंगवार जो है देखने को मिलता है और आए दिन हम देखते हैं कि लूट, हत्या, डकैती, फिरौती, रंगदारी, इस तरीके के मामले जो है लगातार सामने आते हैं। और अब जिस तरीके से यहाँ पर उठा लेने की धमकी दी है और जब उनसे पूछा गया कि किस बात पर उठा लेने की धमकी, तो उस बात पर उन्होंने फोन काट दिया और सोमवार तक जो है उन्हें उठा लेने की जो स्कूल संचालक है वो डर के साए में है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस की ओर से कोई सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाती है, कोई आश्वासन दिया जाता है सुरक्षा का, क्योंकि लगातार ठीक आपने जो थी इस तरह के मामले बढ़ भी रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई
नाम के गैंग का क्या सिर्फ नाम लिया गया है या वाकई में उसी गैंग के किसी सदस्य ने कोई धमकी दी है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार अब हरियाणा से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हरियाणा के सोनीपत से भी तार जुड़ते नजर आए हैं। इससे पहले फतेहाबाद को लेकर भी हम खबरें आपको बताते रहे हैं कि फतेहाबाद से भी तार जुड़े हैं। अब सोनीपत के 2 शार्प शूटर्स के नाम सामने आए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मूसेवाला हत्याकांड के तार अब सोनीपत से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें गाड़ी के अंदर सोनीपत के 2 शार्प शूटर के सवार होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। पंजाब पुलिस ने खरखौदा के गांव गड़ी सिसाना में दबिश दी। हालांकि सोनीपत पुलिस इसे लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आते ही सोनीपत का नाम सामने आने लगा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात सदस्य काला जठेड़ी, राजू बसौदी और अक्षय पल्लड़ा सोनीपत के हैं। उसी के आधार पर पंजाब पुलिस के साथ ही सोनीपत पुलिस भी अलर्ट हो गई थी और पंजाब पुलिस जांच में सामने आए कि वारदात में इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद में देखी गई। बिस्ला के पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवाने के दौरान उससे उतरे 2 युवक सोनीपत के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक गड़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी और दूसरा अंकित सिरसा बताया जा रहा है। हालांकि सोनीपत पुलिस इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस ने दोनों शूटर्स की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दी है। चलिए बड़ी खबर में आगे बढ़ेंगे। आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत हो रही है। पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। हरियाणा और अन्य प्रांतों के लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के उद्घाटन अवसर पर पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर नजर आएगा। इन खेलों के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों को हरियाणा की मेजबानी का सुखद अनुभव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला से इन खेलों का विधिवत रूप से आगाज करेंगे। इस उद्घाटन समारोह के लिए विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। मुख्य मंच को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। साथ ही खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, मैदान में बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई हैं ताकि दर्शकों को अविस्मरणीय क्षणों का अनुभव हो। हरियाणा की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 13 जून 2022 तक राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण साई, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 8,500 एथलीट भाग लेंगे। और खेलो इंडिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। लिहाजा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। हरियाणा में आज से खेलो इंडिया का आगाज होने जा रहा है। खेलो इंडिया के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे खिलाड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सुनिश्चित किए हैं। दरअसल विज ने पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विज ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं इससे पहले विज ने खेल स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स के तहत 25 खेलों में पूरे देश से करीब 8,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विज ने महिला पुलिस की तैनाती के साथ साथ महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के आदेश भी दिए ताकि खेलों में हिस्सा लेने वाली युवा खिलाड़ियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। विज ने अधिकारियों को स्टेडियम की चारों तरफ डायल 112 की होर्डिंग भी लगाने के आदेश दिए हैं ताकि दूसरे राज्य से आने वाले खिलाड़ियों और स्टाफ को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे डायल 112 पर संपर्क कर लें। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर कुछ अहम जानकारी हम आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि आज इसका विधिवत रूप से उद्घाटन होने जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 7:30 बजे शुभारंभ करने वाले हैं। तो ये भी आपको बता दें कि चौथे संस्करण का उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में करने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी की हैं। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 8,500 एथलीट इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहुंचेंगे 5 स्थानों पंचकुला में खास तौर पर, फिर अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कुछ इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। 13 जून तक 25 खेल किए जाएंगे आयोजित और राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के संयुक्त रूप से आयोजन कर रहा है। तो पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7,000 दर्शकों के बैठने का इंतजाम किया गया है। तीरंदाजी और फुटबॉल चंडीगढ़ में होंगे, पंजाब विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित होंगे। तो तैराकी और जिम्नास्टिक के खेल अंबाला में
आयोजित किए जाएंगे। हॉकी स्पर्धा की मेजबानी शाहबाद साइकिलिंग और निशानेबाजी प्रतियोगिताएं दिल्ली में होंगी। भीषण गर्मी है और उसकी वजह से सभी प्रतियोगिताएं सुबह और शाम के वक्त ही आयोजित होंगी। तो ये कुछ खास जानकारी आपके सामने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर हमने दी है। वहीं हरिद्वार में रफ्तार का कहर देखा गया है। तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो ने भैंसों के झुंड को रौंदा है। गाड़ी की टक्कर से मौके पर 4 भैंसों की मौत हो गई है और टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हुआ कार सवार। जाहिर तौर पर बहुत तेज रफ्तार होगी, ब्रेक नहीं लगे होंगे, उसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया। तो ये दुखद खबर भी और पशुपालक या किसान के लिए बड़ा नुकसान भी। हादसे में घायल 3 लोगों को अब हायर सेंटर रेफर किया गया। 3 लोग भी घायल बताए गए हैं। तो हादसा हुआ, हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, साथ ही कुछ भैंसों को भी कार ने रौंदा है, जिसके बाद आरोपी कार सवार फरार हो गया है। और फिलहाल पुलिस कार सवार चालक की तलाश में जुटी है, जिसने इस हादसे को अंजाम दिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत तेज रफ्तार थी। जो चश्मदीद है उनकी ओर से जानकारी दी गई है। आइए आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं इस हादसे को लेकर। जो हादसे के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों को हम सीधे तौर पर आपको नहीं दिखा सकते। तो तस्वीरों को हमने ब्लर किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में, आसपास के लोग बड़ी संख्या में जुटे। हालांकि कार की स्थिति भी बहुत खराब है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि टक्कर कितनी भीषण रही। बिल्कुल, स्कॉर्पियो ये गाड़ी थी और जो हादसे का शिकार भी हुए, लेकिन जो कार चालक था वो मौके का फायदा उठाकर भाग गया। उसको लगा होगा बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, इसलिए वो चला गया, भाग गया यहाँ से। और अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक पहुंच पाती है कार चालक तक। चलिए, बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।